अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जर्नल एंट्री, जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस के बारे में। इसके अलावा हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। ये तीन टॉपिक हैं, लेंदी टॉपिक हैं। अगर स्टूडेंट्स आप लोग कर लेते हैं इसको तो आप जो है वो अच्छी खासी अकाउंटिंग जान लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ये मेन टॉपिक है जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री को बनाने के बाद इसी की हम लेजर और इसी के हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो स्टूडेंट, है क्या इसके अंदर? मिस्टर शुएब, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जर्नल एंट्री का, जिसमें कह रहे हैं कि मिस्टर शुएब ने स्टार्ट किया अपना बिजनेस विथ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। मंथ ऑफ मे में उसने जो है वो क्या किए, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन किए। नंबर वन, कि 1 मई को उसने बिजनेस स्टार्ट किया मतलब 55,000 का। सबसे पहले हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि आप पहले क्वेश्चन जो है वो उसको पढ़ लें और उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है इसको आप देख लें, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस हमारा स्टार्ट हो रहा है कैश इन्वेस्टमेंट से 1,55,000। जैसे कि मैंने बताया था कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम उसकी कैपिटल की एंट्री बनाते हैं। तो कैपिटल के तौर पे हम 1,55,000 को क्रेडिट करेंगे और कैश को डेबिट करेंगे। क्यों कैश को डेबिट करेंगे? क्योंकि कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है। इसके बाद फिर 8 मई को हमने फर्नीचर खरीदा है, कितने का? 40,000 का। और मशीन खरीदी है 90,000 की, जिसके लिए हम लोगों ने 25,000 पे कर दी हैं। बाकी हम जो है वो बिल पेबल मीन्स कि हम उसकी अदायगी बाद में करेंगे। जैसे अकाउंट पेबल होता है इसी तरह बिल पेबल होता है। बस फर्क ये होता है कि उसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा लिया जाता है, जिसमें बैंक भी गारंटर हो जाता है, बैंक भी जिम्मेदार हो जाता है और आपको टाइम पे पेमेंट मिल जाती है। या आप बिल पेबल है तो आपको टाइम पे पेमेंट आप पे कर देंगे। तो फर्नीचर हम लोगों ने बाई किया कितने का? 40,000 का, और मशीन 90,000 की। तो कितने बनते हैं? ये हो गए आपके 1,30,000, जिसमें से आपने 25,000 पे कर दिए। बाकी जो है वो आप क्या करेंगे, बाद में पे कर देंगे। वो कहलाएगा बिल पेबल। इसके बाद फिर 10 मई को हमने परचेज किया है इक्विपमेंट 20,000 का ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट के लिए हम क्या करते हैं? उधार। ठीक है, हम यानी अब इक्विपमेंट हमने खरीदी उधार पर, तो हम ये नहीं लिखेंगे कि परचेज डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट, बल्कि हम इसको लिखेंगे इक्विपमेंट डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। फिर इसके बाद 17 को ऑफिस सप्लाईज हमने बाई की हैं, वो भी उधार पे 3,000 की। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ऑफिस सप्लाईज ऑन अकाउंट पे 3,000 की हैं, ये हमारे पास क्या हुई हैं, आ गई हैं। तो ऑफिस सप्लाईज डेबिट साइड पे आ जाएंगी और अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा। मीन्स कि हमारी लायबिलिटी है, हमने उसको पे करना है। 25 को हमने पेमेंट कर दी इक्विपमेंट की। कौन सी वाली इक्विपमेंट की? ये जो हमने इक्विपमेंट यहाँ पे बाई की थी, ये देखिए मेरे कर्सर को देखिए, इक्विपमेंट हमने बाई की थी ये 20,000 की। उसमें से हम उसको 13,000 पेमेंट कर रहे हैं। तो 13,000 हमारी पेमेंट जा रही है तो लाइबिलिटी कम हो रही है। लाइबिलिटी कम होती है तो क्या हो जाती है? डेबिट हो जाती है। हम इसको लिखेंगे अकाउंट पेबल डेबिट और इक्विपमेंट क्रेडिट। उसके बाद फिर ड्रॉ किया हम लोगों ने कैश 5,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए हम जो पैसे निकालते हैं उसको हम कहते हैं ड्राइंग। तो हम इसको क्या लिखेंगे? ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट। बिजनेस से कैश चला गया और ड्राइंग अकाउंट में आ गया, तो ड्राइंग डेबिट और कैश 5,000 से क्रेडिट। इसकी जर्नल एंट्री बनानी है, फिर हम इसकी लेजर और ट्रायल बैलेंस करेंगे। तो मैं आप लोगों को इसके सॉल्यूशन की तरफ ले चलता हूँ। सॉल्यूशन में इसका जर्नल एंट्री का जो मैंने ये आपको बताया था, इसका सॉल्यूशन इस तरह से कि कैश डेबिट हो रहा था और कैपिटल क्रेडिट। नंबर टू में जो हम लोगों ने फर्नीचर और मशीनरी खरीदी थी उसकी हमने पेमेंट कर दी थी, बाकी 1,05,000 हम बाद में पे करेंगे। इसके बाद इक्विपमेंट की मैंने बताया था कि इक्विपमेंट की हम एंट्री बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर ऑफिस सप्लाईज की मैंने बताया था कि एंट्री बनाएंगे। ऑफिस सप्लाईज डेबिट हो जाएंगी और अकाउंट पेबल क्रेडिट। क्यों? क्योंकि ये हमने उधार पर खरीदी थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट में हम लोग उसकी पेमेंट कर रहे हैं, किसकी? जो हम लोग उधार पे खरीदारी की थी 20,000 की, इसकी हम पेमेंट यहाँ पे पूरी नहीं कर रहे, कुछ अमाउंट हम पे कर रहे हैं। तो कुछ अमाउंट जो पे कर रहे हैं हमारी, उससे लाइबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट हो जाती है। तो 13,000 से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद फिर ड्राइंग है आपके पास। ड्राइंग अकाउंट में क्या आ जाएगा? जो हमने पैसे निकाले बिजनेस से, 5,000 ड्राइंग अकाउंट में आ गए और कैश से वो क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा।
अब हम करना क्या, हमने करना क्या है कि जो जर्नल एंट्रीज आपने पास की हैं, ठीक है, इसमें डेबिट भी हैं और क्रेडिट भी हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों हैं। तो हमने जहाँ जहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपके पास हेड ऑफ अकाउंट, ये हेड बनेगा अकाउंट्स के, तो आपके पास कैश का जैसे अकाउंट है 1,55,000, ये एक कैश का 25,000 और ये एक कैश का 13,000 और इसी तरह ये 5,000 कैश का। तो देखिए ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे कैश हमारे पास आ रहा है 1,55,000, बाकी सब 25,000 और 13,000 और ये 5,000 हमारे पास से क्रेडिट हो रहा है। तो हम इन सब एंट्रीज को देखते हुए इनके टी अकाउंट बनाएंगे। टी अकाउंट जिसको कि हम जनरल लेजर भी कहते हैं या टी अकाउंट भी कहते हैं या लेजर पोस्टिंग भी कहते हैं। याद रखिएगा, जनरल लेजर, लेजर पोस्टिंग या टी अकाउंट कहते हैं। इसमें आपने क्या करना है कि कैश के, आपकी कैश अकाउंट आपने बनाया जिसमें आपने 1,55,000 क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्यों 1,55,000 डेबिट, क्योंकि आपके पास पैसे आए हैं ठीक है, तो कैश अकाउंट में 1,55,000 से हमने डेबिट कर लिया और यहाँ पे हमने 25,000, 30,000 और 5,000 से अमाउंट क्या कर दी, क्रेडिट कर दिए। और उसके सामने हम क्या लिखते हैं, जो उसकी ऑपोजिट एंट्री होती है। जैसे कि यहाँ पे जब कैश आ रहा था तो उसके अगेंस्ट में जा क्या रहा था, क्या क्रेडिट क्या हो रहा था, कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, तो हम उसने कैपिटल का नाम लिखा। इसी तरह 8 मई को हमने क्या किया था, मशीनरी खरीदी थी, ठीक है, तो उसके मशीनरी के पैसे गए थे 25,000। तो कैश तो क्रेडिट हो रहा है, लेकिन किस वजह से क्रेडिट हो रहा है, यानी किस रास्ते से, किस वे में खर्च हो रहा है, किस चीज़ के लिए खर्च हो रहा है, तो उसके लिए हम उसका हम नाम लिखेंगे। किस मकसद के लिए या किस चीज़ के लिए हो रहा है, तो उसका हम नाम लिखेंगे। यहाँ पे लाइबिलिटी पे की हमने, यहाँ पे ड्राइंग निकाली है, यहाँ पे आपने फर्नीचर की जो है वो परचेजिंग की पेमेंट की है, तो यहाँ से हमारे पास कैश जा रहा है। अब आपने क्या करना है, बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ लिखना है, चाहे कोई भी साइड बड़ी हो, आपने बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ लिखना है। उसमें से आपने छोटी साइड को टोटल करके माइनस कर लेना है इस बड़ी साइड में से, तो आपके पास क्या बच जाएगा, एंडिंग बैलेंस। एंडिंग बैलेंस जिसको हम सी डी बैलेंस भी कहते हैं, एंडिंग बैलेंस जिसको हम सी डी बैलेंस भी कहते हैं। दूसरा आपके पास आ जाता है, और हम क्या करेंगे, इसको सी डी यानी एंडिंग बैलेंस को जो इस मंथ का बच रहा है वो नेक्स्ट मंथ में हम उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट पीरियड में उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, कितने अमाउंट से, इसी अमाउंट से 1,12,000 से। इसके बाद फिर फर्नीचर हमारे पास हमने ख़रीदा, तो फर्नीचर हमारे पास आया 40,000 का, तो फर्नीचर डेबिट हो गया। ठीक है, हमने फर्नीचर ख़रीदा, तो ये कितना आ गया, 40,000 से। क्योंकि हमने 40,000 का ख़रीदा था, तो 40,000 का फर्नीचर आ गया। और उसके आगे हमने बिल पेबल क्यों लिखा, क्योंकि हमने जो इसकी पेमेंट कर रहे हैं वो बिल पेबल के ज़रिए करेंगे। ठीक है, अभी की नहीं, हम उसके ज़रिए करेंगे, तो ये हमने लिख दिया। बड़ी साइड का टोटल फिर हमने दोनों तरफ लिखा। अब यहाँ पे छोटी साइड पे कुछ नहीं है, तो इसको हम ज़ीरो काउंट करेंगे। तो 40,000 में से ज़ीरो माइनस करें तो 40,000 ही एंडिंग बैलेंस बचता है, और हम इसको अब क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरह फिर हम कैपिटल का भी अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, कैपिटल क्रेडिट है, तो उसका एंडिंग बैलेंस जो है वो कहाँ बच रहा होगा, डेबिट साइड में बच रहा होगा, यानी हमेशा एंडिंग बैलेंस उसकी ऑपोजिट साइड में बच रहा होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड से ही कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग इस वजह से। और बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ होता है, इसका एंडिंग इधर है तो ओपनिंग इसके नीचे होगा। इसी तरह फिर आपके पास अकाउंट पे बिल है, बड़ी साइड कौन सी, ये वाली साइड है, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आपके पास 10,000 एंडिंग बैलेंस बचा, और ये ओपनिंग बैलेंस के तौर पे नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरह फिर हम मशीनरी का टी अकाउंट बनाएंगे। इसी तरह फिर बिल पेबल का टी अकाउंट बनाएंगे। जिनकी भी हमने एंट्रीज बनाई है उन सब के टी अकाउंट अपने बनाने हैं, उन सब हेड के टी अकाउंट बनाने हैं, इक्विपमेंट के, ऑफिस सप्लाईज के और ड्राइंग के। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा जनरल एंट्री का टॉपिक और जनरल लेजर का टॉपिक। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एक बहुत अहम काम करना है, हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस का मकसद होता है कि जो आपने कैलकुलेशन की है एंट्रीज़ के अंदर और लेजर के अंदर, उसकी जो पोस्टिंग की है वो सही भी है कि नहीं, उसकी एक्यूरेसी मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में हम क्या करेंगे, इसका जैसे ये एंडिंग बैलेंस बच गया, ऑफिस सप्लाईज का एंडिंग बैलेंस 3,000 बच रहा है, ड्राइंग का 5,000 बच रहा है, तो ये हम इन सब को ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करेंगे इस तरीके से। कैश का एंडिंग बैलेंस बच रहा था 1,12,000, ये हमने इधर लिख दिया। फर्नीचर 3,000 से, और मशीनरी आपके पास 90,000 से, इक्विपमेंट 20,000 से, ड्राइंग 5,000 से, जो भी एंडिंग बैलेंस है वो हम उठा रहे हैं। और बिल पे जो, अच्छा इसमें आपको ख्याल रखना है कि जितने भी अकाउंट है ना,
उनको उनकी नेचर के हिसाब से लिखना है। अब जैसे कैश होता ही डेबिट नेचर का है। अब देखिए कैश के पास, कैश का एंडिंग बैलेंस हमारे पास बच रहा है कितना, 1,12,000, लेकिन ये तो क्रेडिट साइड पे शो हो रहा है। हमने इस चीज़ को नहीं लिखना, बल्कि हमने एंडिंग बैलेंस को उठाना है और उसको उसकी नेचर के हिसाब से लिखना है। यानी नेचर में कैश क्या होता है, डेबिट होता है, तो हमने उसको कैश को डेबिट साइड पे ही लिखा। ऑफिस सप्लाई, यहाँ पे सारे असेट्स एक्सपेंस वगैरह जो भी हैं ड्राइंग, वो सब आ जाएंगे। और यहाँ पे लाइबिलिटी साइड और कैपिटल साइड वगैरह आ जाएगी। और या अगर सेल्स है या इनकम है तो वो आ जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये हमारा था जनरल एंट्री और जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस हमने किया। अब मैं स्टार्ट करा रहा हूँ दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर इसके बाद हम डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करने से पहले पहले हम इसके क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूँ इसका, इसके बाद फिर डेप्रिसिएशन करेंगे हम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ पायनियर एंड कंपनी का। ये डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में हमने क्या करना है, सारे असेट्स को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और असेट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। और सॉरी, ये क्वेश्चन में आपको दिए होंगे और यहाँ पे असेट्स और एक्सपेंसेस गिवन होंगे, यहाँ पे आपके पास क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा। तो पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं कि डेबिट बैलेंस में इनके पास कैश मौजूद है, अकाउंट रिसीवेबल है, सेल्स इक्विपमेंट है, ड्राइंग है, सेल्स रिटर्न अलाउंस, प्रीपेड, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, ऑफिस से लीज एक्सपेंस, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। याद रहे ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो क्वेश्चन में दी जाती है वो बिगिनिंग होती है, एंडिंग आपको एडजस्टमेंट डाटा में गिवन होती है। परचेजेज है आपके पास और इसके अलावा सेल्स सैलरीज है 6,000 की। ठीक है, तो अब ये आ जाता है आपके पास यहाँ पे इस तरफ आपके पास आ जाता है क्रेडिट बैलेंस, जिसमें आपके पास लाइबिलिटीज कॉन्ट्रा असेट्स वगैरह आ जाते हैं और ये क्या होते हैं, हमेशा क्रेडिट होता है। अब आपने क्या करना है, एडजस्टमेंट डाटा को देखते हुए इसकी एंट्री बनानी है। अब एडजस्टमेंट डाटा को बहुत गौर से देखना है कि इसके अंदर कह रहा है कि हमने अलाउंस ऑफ बेडस इंक्रीज कर दिया। इट मीन्स हमारा अलाउंस ऑफ बेडस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ 500 से। तो इररेस्पेक्टिव क्वेश्चन के अंदर कुछ भी गिवन है, आपने 500 को देखते हुए बेडस की एंट्री जो है वो बनानी है। यहाँ पे क्रेडिट में दिया हुआ है, लेकिन हम जो है वो क्या करेंगे, ये कह रहे हैं कि इंक्रीज हो गया, मीन्स के बेड डेप्थ आपका और बढ़ गया है, तो जितने अमाउंट से बढ़ गया हम उसको एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। बेड डेप्थ एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बेड डेप्थ क्रेडिट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपके पास है प्रीपेड ऑफिस रेंट एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड का मतलब होता है खर्च हो जाना। तो इसकी भी हमें डिस्ट्री एंट्री बनाएंगे किस तरीके से, तो देखिए बेड डेप्थ की हमने एंट्री बनाई 500 से, उसके बाद फिर ऑफिस रेंट एक्सपेंस की हमने 800 से। क्यों 800 से, क्योंकि एडजस्टमेंट डाटा में एज अ एक्सपेंस के तौर पे गिवन है और क्वेश्चन के अंदर एज अ प्रीपेड के तौर पे है, तो हमने एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करना है इसको। इसके बाद फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री है। डेप्रिसिएशन में हमने सिंपल, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा भी है, डेप्रिसिएशन में आपने क्या दिया हुआ है, इन्होंने 1,000 निकाल के दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन की सिंपल एंट्री बना देंगे हम। फिर ऑफिस सैलरीज कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि आउटस्टैंडिंग यानी अनपेड, आउटस्टैंडिंग, अनपेड या अक्रूड एक्सपेंस की एक ही बात होती है। आउटस्टैंडिंग, अनपेड, आउटस्टैंडिंग, अनपेड और अक्रूड एक ही बात होती है। इसका मतलब क्या है, ये सारे अक्रूड हैं और हम लोगों को पे करने, ये हमारी एक्सपेंस है और अब हमारी लाइबिलिटी बन चुके हैं। अब यहाँ पे सेल सैलरीज भी है, इसमें दो सैलरीज है। ऑफिस सैलरीज है जो कि ऑफिस के स्टाफ को मिल रही है, वो आउटस्टैंडिंग थी। लेकिन सेल सैलरीज क्या है, वो प्रीपेड है, यानी हमने पहले से एडवांस दे रखा है। लेकिन इसके लिए क्वेश्चन को हम लोगों को देखना पड़ेगा कि प्रीपेड के सेल सैलरी जो है वो क्वेश्चन में क्या किस हिसाब से गिवन है। तो क्वेश्चन में एज एक्सपेंस के तौर पे गिवन है। अगर वो एज अ प्रीपेड के तौर पे होती है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, उसमें से लाजमी एडजस्ट करते, माइनस करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रीपेड का ही जिक्र कर रहे हैं तो हम लोग प्रीपेड से माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रीपेड के तौर पे ही 800 रिकॉर्ड करेंगे। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो कि 6,200 की है, एंडिंग इन्वेंट्री है, हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, इसकी सिंपल एंट्री बनती है। फिर हमने परचेज मर्चेंडाइज खरीदी जो कि 500 की, हमने उसको गलती से चार्ज कर लिया था सेल्स इक्विपमेंट अकाउंट के अंदर, यानी आपने सेल्स इक्विपमेंट अकाउंट का पार्ट बना दिया था।
अब वहाँ से आप निकालेंगे और उसको मर्चेंडाइज में डालेंगे। तो इसीलिए हम लोग जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ इसको ऐड करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका एक एंट्री आ जाएगी इसकी। फिर इसी तरह पे सैलरीज आ जाती हैं। सैलरी आपके पास क्या है, सेल्स पर्सन को हमने दी थी 400 की, was paid by the owner from business cash, लेकिन which was mistakenly debited to his drawing account, लेकिन गलती से उसने उसको अपने ड्राइंग अकाउंट में शामिल कर लिया। तो ड्राइंग अकाउंट से वो निकाल देगा और किस में डाल देगा, वो उसको सैलरीज स्टाफ के सैलरी के अंदर, सेल्स स्टाफ, सेल्स स्टाफ की सैलरी में इसको काउंट कर लेंगे। तो इसकी हम क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे किस तरीके से, ये देखें सैलरीज मैंने बताया 900 से हम रिकॉर्ड करेंगे। और इसी तरह फिर आपके पास प्रीपेड सैलरीज डेबिट और सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट 800 रुपीज़ से जो हमने सेल्स पर्सन को दी। और इसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की एंट्री बन जाएगी, जो कि हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे होते हैं एंडिंग इन्वेंट्री को नेक्स्ट पीरियड के अंदर, यानी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट के अंदर। और ये क्लोजिंग अकाउंट होता है, तो नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट पीरियड में वो क्या हो जाएगा, एज ए जो है वो इन्वेंट्री एंडिंग के तौर पे वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी और वहाँ पे बिगिनिंग के तौर पे रिकॉर्ड होगी। इसके बाद फिर परचेजेज आ जाएंगी। जो हमने परचेजेज की थी इक्विपमेंट, इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं। कैसे, मैंने बताया ना, इक्विपमेंट्स हम निकाल रहे हैं और उसको परचेजेज में डाल रहे हैं, क्योंकि हमने गलती से इसको इक्विपमेंट में काउंट कर लिया था। तो जिस अकाउंट से निकाल रहे होते हैं उसको हम उसकी नेचर के खिलाफ ले जाते हैं। तो चूँकि इक्विपमेंट डेबिट होती है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे, मीन्स इक्विपमेंट के अकाउंट में से हम इसको निकाल रहे हैं और उसको परचेजेस के अकाउंट में डाल रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, परचेजेस में ऐड कर लेंगे। फिर सैलरीज हैं, जो कि कितनी है 400 से, हमने गलती से उसको ड्राइंग में डाल दिया था, तो यहाँ पे भी हम ड्राइंग से निकाल रहे हैं, तो इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं उसकी नेचर के खिलाफ, और सैलरीज के एक्सपेंस के अंदर उसको काउंट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपने सबकी नरेशंस भी साथ साथ बनाते जानी है। तो ये थे हमारी एडजस्टिंग एंट्री। अब हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बहुत ईजी है, जिसमें हमने क्या करना है, प्रॉफिट मालूम करना है। किस तरीके से, कि सबसे पहले आपके पास सेल्स क्वेश्चन में गिवन होगी, यानी आपने कितने की सेल की है, उसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस कर लेंगे। सेल्स रिटर्न क्या है, सेल्स रिटर्न कहते हैं कि जो इन्वेंट्री कस्टमर ने हमें वापस करवा दी। तो हमारी नेट सेल्स कितनी है 39,200। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, ये जो हमने इन्वेंट्री सेल आउट की है उसकी हमें कीमत हमें कितने की पड़ी। अब हमें ये कितने की पड़ी, इसके लिए हमें पूरा देखना पड़ेगा कि उस इन्वेंट्री के अंदर, यानी जो इन्वेंट्री सेल आउट हुई है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और वो कितने की हमें पड़ी थी। उसके अंदर बताया भाई उन्होंने कि भाई 4500 की बिगनिंग इन्वेंट्री शामिल थी। इसके बाद फिर हमने परचेजिंग की थी। इसके अलावा परचेज के साथ हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंस भी पे किए थे। और ये हमने एरर जो हमारे से हो गया था, हमने गलती से उसको इक्विपमेंट अकाउंट में डाल दिया था, तो दोबारा हमने उसको परचेज अकाउंट में डाला है, तो यहाँ पे उसको हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि अब ये परचेज का पार्ट बन गई है। फिर उसमें से हम लेस कर लेंगे परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट को, हमने सप्लायर से डिस्काउंट करवाया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब इसके बाद फिर ये आ जाएगी आपके पास नेट परचेजेस। नेट परचेजेस को बिगनिंग के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल अवेलेबल फॉर सेल। उसमें से एंडिंग इन्वेंट्री जो हमारे पास बिकने से रह गई है, उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमें पता चला कि भाई 17,800 की इन्वेंट्री आपने सेल आउट की है, यानी जो है कि हमें 17,800 की पड़ी। बाज़ाहिर आपको बहुत नज़र आ रहा है कि इसके अंदर प्रॉफिट तो डबल हो रहा है, ये डबल से भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अभी हमने एक्सपेंसेस को भी तो माइनस करना है। तो ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको हम माइनस करेंगे। एक्सपेंसेस को हम अभी आपके सामने नज़र आ रहा होगा बीच में प्लस, ये क्या किया हम लोगों ने, ये एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में से उठाया इसको, और इसको हम लोगों ने एडजस्टिंग एंट्री के अंदर से उठाया, क्योंकि एडजस्टिंग एंट्री के अंदर हमने ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस को डेबिट किया होगा, इस वजह से। ये देखें, ऑफिस सप्लाईज को क्या किया, डेबिट किया। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको रिकॉर्ड करेंगे। ऑफिस सप्लाईज हमने 17 को, क्या सॉरी, ये एडजस्टिंग एंट्री हमने, तो इस तरह से हम लोग उसको बनाएंगे। एडजस्टिंग एंट्री के क्वेश्चन को देख लेते हैं इस तरीके से।
क्या लिखा हुआ है, ऑफिस सर्विस आपके पास है, ठीक है, ये 400 की, और ऑफिस सर्विस हम लोगों ने 900 क्या की थी, आउटस्टैंडिंग के तौर पे रिकॉर्ड की थी। तो ये हम इस तरह से लिखेंगे, सेल सर्विस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट और ड्राइंग क्रेडिट, हमने ड्राइंग अकाउंट में से इसको निकाल लिया। उसके बाद फिर अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी सेल एक्सपेंस 900 को हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया ऑफिस सर्विस के साथ जो क्वेश्चन में गिवन है। इसी तरह सेल सर्विस 6000 गिवन है, 800 की जो क्या हुई है, सेल सर्विस एक्सपेंस क्रेडिट हुई है एडजस्टिंग एंट्री के अंदर, और हम प्लस कर देंगे जो हमारे पास हमने गलती से इसको दूसरे अकाउंट में डाल दिया था, अब हम उसको सैलरी अकाउंट में ही डाल रहे हैं। तो सैलरी एक्सपेंस के तौर पे आप उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इसके अलावा फिर रेंट एक्सपेंस, बेड डेप एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये सारे हम क्वेश्चन में से और एडजस्टिंग डाटा में से उठा लेंगे इसको। तो टोटल हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया 13,800 के, उसमें से हम माइनस कर लेंगे 21,400 को, तो हमारे पास ही नेट इनकम बची 7,600। इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी आपको कमीशन गिवन नहीं है, अदरवाइज अगर कमीशन होती तो हम उसको क्या करते, ऐड करते। इसके बाद फिर हम शुरू करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास दो कॉलम आ जाते हैं, एक असेट साइड और एक इक्विटी और लायबिलिटी साइड। जैसे कि आप लोगों को पहले ही पता है, एक छोटा सा हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि करंट असेट्स क्या होते हैं, आपके पास डेबिट हो रहे होते हैं। हमने डेबिट क्रेडिट का यहाँ पे ख्याल नहीं रखना, बल्कि हमने असेट्स को और इक्विटीज और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करना है। तो क्या आपने क्या किया, करंट असेट्स जितने भी हैं उसको हमने काउंट किया, और उसके अंदर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 6000, ये 10,000, ये जो लिखा हुआ लिख रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था। 10,000 अकाउंट्स बिल क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसमें से मैंने माइनस कर लिया 2,000 अलाउंस फॉर बेड डेप्स। अलाउंस फॉर बेड डेप्स इस क्वेश्चन में 2,000 बन रही है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो आपके पास 8,000 नेट अकाउंट से बिल आ गया। इसके बाद फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग क्वेश्चन में आया आपके पास 6,200 की है। प्रीपेड आपके पास रेंट 2,000 था, लेकिन 800 रुपये का हम लोग पे कर, 800 रुपये का एक्सपेंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब इस वक्त 1,200 रुपीज़ आपके पास प्रीपेड रह गया है रेंट का, और इसी तरह प्रीपेड सेल्स सर्विस का आपके पास जैसे 1,200 से। तो इस तरह से हमने इसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। इसके बाद फिर फिक्स असर्ट्स आ जाते हैं। फिक्स असर्ट्स में आपके पास जो है वो फिक्स असर्ट्स आ जाते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर एक ही फिक्स असर्ट्स है, सेल्स इक्विपमेंट। उसको क्या कर लेंगे, हम उसमें से माइनस कर लेंगे 500। हमने क्यों माइनस किया, क्योंकि हमने, मैंने बताया था ना, गलती से हम लोगों ने इन्वेंट्री को उसके अंदर काउंट कर लिया था। तो इन्वेंट्री में डाल रहे हैं हम लोग, सॉरी सप्लाईज में डाल रहे हैं, और उसमें से इक्विपमेंट में से निकाल रहे हैं। इसके अलावा फिर हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो हमारे पास 4,500 रुपये का फिक्स एसेट्स की कॉस्ट आ गई। टोटल इन दोनों को प्लस किया, ये टोटल आपके पास, इसको हमने टोटल नहीं किया, टोटल हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21,400, 21,800, 21,800, 9, 10, 11, 12। क्या करेंगे, हम इनको प्लस कर देंगे। $22,200 आपके पास अमाउंट आ गया। तो इन दोनों, इसी तरह फिर हम फिक्स एसेट्स को दोनों को प्लस करेंगे, तो ये आपके पास आ रहा है 26,700। दूसरी तरफ आपके पास लाइबिलिटीज़ हैं जो कि 6,500 की क्वेश्चन में गिवन है, और उसके बाद फिर आपके पास सेलरीज पेबल है जो कि आपने एडजस्टिंग डाटा से उठाई है। और इसके बाद कैपिटल हमने लिखना है, कैपिटल क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। नेट इनकम हमने फाइंड की थी, और ड्राइंग को हम लोगों ने माइनस कर लिया। ड्राइंग हम लोगों ने डायरेक्ट 600 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने 1,000 जो हमारी ड्राइंग थी, लेकिन उसमें से हम 400 को माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमने गलती से एक अकाउंट को गलती से ड्राइंग में डाल दिया था। तो अब ड्राइंग से हम चूँकि निकाल चुके हैं, इसलिए क्या कर लेंगे, उसमें से माइनस कर लेंगे। तो ऑनर इक्विटी और इसको दोनों को मिलाएंगे,
तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, टोटल इक्विटीज और असेट्स आ जाएंगे, जो के दोनों क्या है, इक्वल है। इसके बाद फिर हम करते हैं इसी की क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि क्लोजिंग एंट्री इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, बिकॉज इन बोथ ऑफ देम, मेरे दोनों को जो है वो हमें मकसद बनाने का मकसद हमें प्रॉफिट मालूम करना है, ठीक है। बोथ ऑफ देम प्रोवाइड जो है वो नेट इनकम, तो ये दोनों हमें नेट इनकम ही प्रोवाइड करते हैं। तो जिसमें हम क्या करेंगे, उसमें स्टेटमेंट फॉर्म में होता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लोजिंग एंट्री एंट्रीज की फॉर्म में एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे। जिसमें मैंने बताया कि हमारे पास जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ये सारे वो एक्सपेंसेस आ जाएंगे जो कि आपने अगर क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, और एडजस्टमेंट डाटा को दोनों को प्लस करके लिखना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई है तो इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस के कॉलम में से जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं उनको हम सबको यहाँ पे लिख सकते हैं। हाँ, बस ये है कि परचेज और आपको ट्रांसपोर्टेशन ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में गिवन नहीं होगा, सेल्स रिटर्न गिवन नहीं होगा, तो इनको आपने अलग से ले लेना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग को भी, ठीक है, सॉरी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग नहीं बल्कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग यहाँ पे आएगी, ठीक है। और इसके बाद फिर इन सबको हम प्लस करेंगे तो ये आ गया 41,600 इनका टोटल, और उसमें से हम माइनस कर लेंगे सेल्स को। अच्छा, अब मैं क्रेडिट क्यों करूँ, हालांकि एक्सपेंसेस तो डेबिट होते हैं। मैंने बताया ना कि क्योंकि हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं इन एक्सपेंसेस को एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट के अंदर, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट जो है वो आपका एंडिंग बैलेंस है। दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, प्रॉफिट बच जाएगा। उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड एंट्री के अंदर इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंस साइड कम और छोटी आ रही है और इनकम साइड बड़ी आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे। 49,000 इनकम साइड आ रही है और एक्सपेंस साइड 41,000 आ रही है, तो यहाँ पे हमारा रेवेन्यू बच गया 7,600। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, कि जहाँ पे हर महीने का प्रॉफिट क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से 3 एंट्रीज हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। तो ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हो गया। इसके बाद फिर हम अभी शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को पूरा हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन हम कहते हैं किसको, फिक्स एसेट्स के इस्तेमाल करने की कीमत को, यानी फिक्स एसेट्स जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी कीमत हम पे नहीं कर रहे, बल्कि हमने जो असेट्स बाय किया था और आप उसको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू में कमी होती चली जा रही है, ठीक है। उसकी वैल्यू में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। और फिक्स एसेट्स में आपके पास कौन कौन से आ जाते हैं, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल फिक्स एसेट्स। टेंजिबल हम फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसके अंदर हम डेप्रिसिएशन उसकी फाइंड करते हैं। तो उसके अंदर जो है वो आपके पास डिफरेंट मेथड आ जाते हैं डेप्रिसिएशन के, जिसमें क्या आपके पास आ जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ द डिजिट मेथड, और आपका मशीन आवर्स मेथड और यूनिट प्रोडक्शन मेथड। हम इन सबको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो है वो इसमें जो दिया हुआ है, इसमें आपके पास सबसे पहले हमने क्या करना है, फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ मशीन, क्योंकि जो हम मशीन खरीद के लाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि आपने मशीन खरीदी, वर्चुअल कॉरपोरेशन ने मशीन खरीदी जुलाई 1 में 2011 में, कितने की, 1 लाख की। और 2/10 N/30 का मतलब होता है कि हमें 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर हम 10 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं सप्लायर की तरफ से। तो कंपनी पेड द फॉलोइंग एडिशनल एक्सपेंस इन एक्विजिशन ऑफ द मशीन ऑन द सेम डेट। कंपनी ने जो है वो और एक्सपेंसेस भी पे किए, कौन कौन से, सेल्स टैक्स, फ्रेट चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट, फायर इंश्योरेंस और मशीन डैमेज वाला। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ मशीन के अंदर हम ऐड करते हैं वो सिर्फ सेल्स टैक्स, फ्रेट इन और इंस्टॉलेशन और इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट को लेंगे। हम जो है वो फायर इंश्योरेंस को और मशीन डैमेज को नहीं लेंगे। उसकी वजह यह है कि हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उन एक्सपेंसेस को लेते हैं कि जिनका ताल्लुक कैपिटल एक्सपेंडिचर से होता है, या ये कह लें कि जो जो एक्सपेंस आप फिक्स्ड एसेट्स को लेके मार्केट से लेके अपने
फैक्ट्री तक लेके आए हो वहाँ तक का खर्चा उसके अंदर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर इसके अलावा कोई खर्चा होता है तो हम उसको ऐड नहीं करोगे, क्योंकि वो दूसरे खर्चे जो हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाते हैं जब हमारी मशीन इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। तो जब इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है चीज़, तो उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस हो जाते हैं वो हम ऐड नहीं करते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे और कॉस्ट ऑफ मशीन फाइंड करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पास लाइफ दी हुई है इनकी 10 ईयर्स, और मशीन की रेजिडुअल वैल्यू या सॉलिड वैल्यू कितनी है, 5000 है, और डेप्रिसिएशन रेट आपका 20% दिया हुआ है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के लिए। और लाइफ जो आवर्स में 60,000 आवर्स है और यूनिट्स में 50,000 यूनिट्स है। मशीन हमारी चली है 3,500 घंटे 2011 में, और 2012 में 5,000 घंटे। इसी तरह मशीन प्रोड्यूस हुई है 8,000 यूनिट्स 2011 में, और 8,500 यूनिट्स 2012 में हमने प्रोड्यूस किया। अकाउंटिंग ईयर हमारा एंड होता है December 31 में। अब याद रहे हमने July 1 में मशीन खरीदी है, तो जुलाई आपकी 2011 का जो डेप्रिसिएशन होगा वो तो आपके पास 6 महीने का ही आएगा, जुलाई से लेकर दिसंबर तक। बाकी 2012 का पूरे साल का डेप्रिसिएशन हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ मशीन निकाल लेते हैं। या क्या डिफरेंट मेथड है, हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन फाइंड कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन इस तरीके से फाइंड करिए आपने, 1 लाख, उसके से ट्रेड डिस्काउंट मैंने माइनस किया, ठीक है। वो कितना, ट्रेड डिस्काउंट नहीं बल्कि यहाँ पे हमें कैश डिस्काउंट मिला है 2%, तो ये हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास कैश प्राइस कितनी बच गई, 98,000 से। अब उसमें से हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे सेल्स टैक्स को, ठीक है। तो सेल्स टैक्स में क्या आ जाता है आपके पास, सेल्स टैक्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपने 98,000 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास 14,700 आ गए, इनको आपने प्लस किया तो 1,12,700 रुपये अब आपकी कॉस्ट आपको पड़ गई, ठीक है। यानी सॉरी ये, हाँ 1,12,700, क्योंकि ये एक्सपेंसेस हैं ये ऐड हो गया इसके अंदर। इसके अलावा फिर अदर एक्सपेंसेस हैं जो कि फ्रेट चार्जेस, जैसे मैंने बताया, इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये सब ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर इन सबको हम ऐड करके इसके साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी आ गई, 1,31,200 आ गई। उसके बाद फिर हमने मालूम करना है स्ट्रेट लाइन मेथड। हेडिंग आपने डालनी है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, इसमें हमने करना ही होता है कि फॉर्मूला इसका है कॉस्ट माइनस सॉलिड वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स। आपको लाइफ जो ईयर्स में गिवन होगी, तो आपने करना ही है कि कॉस्ट में जब सॉलिड वैल्यू माइनस करेंगे डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगी डेप्रिसिएशन 12,620 की। अब पहले साल की जो वो 12,620 जो वो आपको तो एवरेज पूरे साल की बता रहा है, क्योंकि पहले साल तो हमारी मशीन 6 महीने यूज़ हुई है, क्योंकि हमने उसको ख़रीदा ही जुलाई में था। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक की हमारी डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है ये हमें फाइंड करनी पड़ेगी। किस तरह से, 12,620 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 डिवाइडेड बाय 12 के साथ, तो ये आ जाएंगे आपके पास 6,310 रुपीज़। पहले साल के 6,310 रुपीज़। उसके बाद फिर दूसरे साल की डेप्रिसिएशन हम पूरी पूरी ले लेंगे, क्योंकि मशीन पूरे साल इस्तेमाल हुई है, ठीक है। इसके बाद फिर आपके आ जाता है, तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया स्ट्रेट लाइन मेथड से पूरे साल का। उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय मशीन आवर्स मेथड। मशीन आवर्स मेथड में हमने क्या करना है, कॉस्ट माइनस इसी तरह आ जाएगा, सिर्फ आपकी लाइफ जो है वो ईयर्स के बजाय आवर्स में गिवन होगी, और आपने आवर्स से जब डिवाइड किया, आपने उस आवर्स से डिवाइड करना है जो कि आपको क्वेश्चन में उसकी टोटल लाइफ दी हुई है। ये जो जैसे लाइफ दी हुई थी, ठीक है, हमने 60,000 से इसको हमने डिवाइड करना है। उसके बाद फिर जब पर आवर कॉस्ट आ जाएगी उसको हम 35, पहले साल जितने घंटे चली मशीन उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे साल जितने घंटे चली उससे मशीन मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें हमने डेट नहीं देखनी, बल्कि हमने ये देखना है कि कितने महीने कितने घंटे मशीन यूज़ हुई है, तो हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये फाइंड हो जाएगी, इस तरह से हमें फाइंड हो जाएगी। तो इस तरह से आपने इसको निकाल देना, पहले साल की ये आ गई अमाउंट, दूसरे साल का ये अमाउंट आ गया। उसके बाद फिर हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड निकालना है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का जब निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले साल में से कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएबल रेट मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12। मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 हमने क्यों किया, क्योंकि जुलाई से लेकर दिसंबर तक की मैं फाइंड कर रहा हूँ। 6 महीने बनते हैं 13,120 रुपये, ये माइनस किया इसमें से
जैसे मौजूदा कीमत कितनी है, 1,18,580 रुपये। याद रखिएगा बुक वैल्यू किसको कहते हैं, कॉस्ट में से जब हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो आपकी जो मौजूदा कीमत होती है पिछले साल की डेप्रिसिएशन हटाने के बाद उसको हम क्या कहते हैं, बुक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब ये आ जाता है आपके पास 1,18,080 रुपये है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 20% के साथ, तो कितना बन रहा है, 1,00,000 23,616। ठीक है, तो ये हमने इसमें से क्या कर लेना, माइनस कर लेना। तो ये आपके पास ऐसे मौजूदा बुक वैल्यू कितनी है, माइनस कर लेंगे उसमें से 94,464। इस तरह से हमारा अमाउंट मालूम हो जाएगा, ये हो गई हमारी बुक वैल्यू। तो 2 साल की डेप्रिसिएशन 1 साल की आ गई, 1 साल की ये डेप्रिसिएशन आ गई। तो ये हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के जरिए निकाला। इसी तरह फिर हम सम ऑफ द ADG मेथड से मालूम करेंगे, क्योंकि मैं इसके बारे में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉस्ट माइनस सॉलिड वैल्यू, तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट आ जाएगी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लाइफ डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन क्या होता है, पूरे लाइफ का निकाल लिया जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।